हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 30 दिसंबर। तो आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, नए साल लगने में एक बस केवल एक दिन का और इंतज़ार है और अब नया साल आने वाला है। और आप लोगों से आशा करते हैं कि इस नए साल आपकी सिलेक्शन का साल होगा और आप लोग बड़ी मेहनत से खूब तन मन धन लगा के पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि 2026 का जो साल है ये भर्तियों का साल हो सकता है और आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है किसी भी भर्ती में शामिल होने। तो आप लोग अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। जिस भी भर्ती के लिए, जिस भी पढ़ाई के लिए आप, चाहे वो लेखपाल हो, होमगार्ड हो, या जूनियर असिस्टेंट हो, या यूपीपीसीएस हो, हाई कोर्ट की आरओ की भर्ती भी आने ही वाली है। तो आप लोग लग जाइए पूरे तन मन धन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ। और 2026 में आपको हर हाल में सिलेक्शन लेना ही लेना है, क्योंकि 2026 को आप स्किप नहीं कर सकते। और आप लोग एकदम मन लगा के पढ़ाई करिए। तो चलिए, आप हमारे जीएस विद प्रेम के इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी बेल आइकन भी दबाइए ताकि इसकी डेली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पर आपको 10 से 20 मिनट में करंट अफेयर की बेहतरीन क्लास कराई जाती है, जो कि सभी इतने फैक्ट इसमें क्लियर कर लिए जाते हैं कि यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका नहीं बचता है। तो आप लोग, और साथ ही साथ यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ एक ही इसी 10 से 20 मिनट की क्लास में आपको फालतू की चीज़ें ना बताते हुए केवल इम्पोर्टेंट सवालों को डिस्कशन कराया जाता है, जिससे आपके सारे फैक्ट क्लियर हो जाते हैं। तो आप लोग यहाँ से हमारे इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आपका समय भी ज़्यादा ज़ाया नहीं होता है और आपकी पढ़ाई भी 10 से 20 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा सवालों और क्वेश्चनों की हो जाती है, और अच्छे क्वेश्चनों की होती है, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और साथ ही स्टैटिक जीके का भी पोर्शन यहाँ पे हम क्लियर करा देते हैं, और लास्ट में एक क्वेश्चन भी आपसे टेस्ट के रूप में पूछते हैं, जिसका आंसर आप लोगों को हमारे कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलिए, देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है कि फीडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? जी हाँ, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए अर्जुन एरिगेसी, ऑप्शन नंबर बी मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन नंबर सी डी गुकेश, ऑप्शन नंबर डी कॉनर हम्पी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैग्नस कार्लसन। जी हाँ, फीडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 खिताब किसने जीता है? तो इसे मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया है। अब आइए, इसकी व्याख्या हम लोग अगले स्लाइड पर देखेंगे। अगले स्लाइड पर इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने रविवार 29 दिसंबर को अपना छठा खिताब जीत लिया। जी हाँ, अपना छठा खिताब जीत लिया। वही रूसी ग्रैंडमास्टर व्लादिस्लाव आर्टेमियो 9.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। जी हाँ, यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने अपना छठा खिताब जीता है वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीतकर, और उन्होंने व्लादिस्लाव आर्टेमियो को हराया है। टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। भारत के अर्जुन एरिगेसी और कॉनरे हम्पी ने क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीते हैं। तो यहाँ पर भारतीय खिलाड़ियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें अर्जुन एरिगेसी और कॉनरे हम्पी ने महिला वर्ग में कांस्य पदक, क्रमशः पुरुष और महिला में कांस्य पदक जीते। जबकि मैग्नस कार्लसन और अलेक्जेंड्रा गोरियाचाकिना ने दोहा कतर में खेली गई 2025 फीडे विश्व रैपिड महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप में खिताब जीते हैं। तो यहाँ महिलाओं में मोरिया चाकिना तथा पुरुष में मैग्नस कार्लसन ने इसमें खिताब जीता है, इसका स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ हम लोगों ने पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के दूसरे क्वेश्चन पे। आज का दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष चक्र का खिताब किसने जीता है? जी हाँ, सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष चक्र का खिताब किसने जीता है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए भारत राघव, ऑप्शन नंबर बी लक्ष्य सेन, ऑप्शन नंबर सी ऋत्विक संजीवी, ऑप्शन नंबर डी किदाम्बी श्रीकांत। इसका राइट आंसर होगा ऋत्विक संजीवी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष शक्ल का खिताब ऋत्विक संजीवी जी ने जीत लिया है। आइए, इसकी व्याख्या हम लोग अगले स्लाइड पर देखेंगे। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में संपन्न हुई सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में क्रमशः सूर्या करिश्मा तामरी और ऋत्विक संजीवी ने महिला और पुरुष एकल खिताब जीते हैं। महिला फाइनल में सूर्या करिश्मा तामरी ने तन्वी पटरी को 17-21, 21-12 और 21-14 से हराया, जबकि पुरुष एकल फाइनल में ऋत्विक संजीवी यश ने भारत राघव को 21-16, 22-20 से पराजित किया। पुरुष एकल खिताब हरिहरन और रूपान कुमार की जोड़ी ने जीता, जिन्होंने मिथिलेश के और प्रेजन को
24-22, 21-17 से हराया। वहीं महिला युगल में पूर्व विजेता शिखा गौतम और अश्विनी भक्त ने एक बार फिर से अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए प्रिया देवी और श्रुति मिश्रा को 21-14, 21-18 से पराजित किया। मिक्स डबल्स फाइनल में सात्विक रेड्डी और राधिका शर्मा की जोड़ी ने आशीष सूर्य और अमृता पी को 21-9, 21-15 से हराकर खिताब पर कब्जा किया। तो ऐसे आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 हुई, इसमें विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश में हुआ और इसमें क्रमशः महिला और पुरुष वर्ग में करिश्मा तांबरी और सात्विक संजीवी ने पुरुष और महिला एकल का खिताब जीत लिया। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। बाकी मिक्स डबल्स का भी मैंने बता दिया और महिला युगल में भी शिखा गौतम और अश्विनी भट्ट ने भी इसे जीता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ अगला क्वेश्चन जो पीयूपी स्पेशल से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। अगला है कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। तो इसके ऑप्शन दे लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर बी पटना पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर सी पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य और ऑप्शन नंबर डी सूर्य सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। जी हाँ, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य जो कि गोंडा में स्थित है, इसे ही केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में सेंसिटिव जोन घोषित किया, इको सेंसिटिव जोन घोषित किया। आइए इसके बारे में व्याख्या पढ़ेंगे अगले स्लाइड पे। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य पार्वती अर्गा सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन ESZ घोषित कर दिया है, ताकि इस महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि को पक्षी आवास का संरक्षण किया जा सके और इसे पर्यावरण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सके, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा मिले। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि इस पहल के माध्यम से सरकार इसे एक जिम्मेदार इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने और उसकी जैव विविधता को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि 1084 हेक्टेयर में फैला अभ्यारण्य मध्य एशिया और तिब्बत से आने वाले पक्षियों का स्वागत करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के गोंडा में स्थित पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है और ये कि रामसर पर आर्द्रभूमि भी है, जिसके तहत यहाँ पर इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में उसकी जैव विविधता को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। तो इसके लिए यहाँ पर इसे इको सेंसिटिव जोन में घोषित कर दिया जाए और यहाँ पर पर्यावरण पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित किया जाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और ये हमारे गोंडा में स्थित है। जी हाँ, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं आज के अगले सवाल पे। अगला सवाल चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चौथा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जी हाँ, चौथा सवाल है कि ICC अंडर-19 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया। जी हाँ, अंडर-19 अभी हाल ही में अंडर-19 एशिया कप हुए, जिसमें भारत को करारी हार झेलनी पड़ी पाकिस्तान से और अब अंडर-19 विश्व कप 2026 होना है। तो यहाँ पर उसके लिए कप्तान किसे बनाया गया। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। वैभव सूर्यवंशी, ऑप्शन नंबर बी आयुष महात्रे, ऑप्शन नंबर सी विराट कोहली, ऑप्शन नंबर डी प्रशांत वीर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आयुष महात्रे। यहाँ आयुष महात्रे को ICC अंडर-19 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे, अगले स्लाइड पर देखेंगे जानेंगे। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने ICC अंडर-19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है और इसका आयोजन जो है 15 से 6 फरवरी तक जिम्बाब्वे और नामीबिया के द्वारा समायोजित किया जाएगा। आयुष महात्रे को अंडर-19 विश्व कप टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि विहान मल्होत्रा को उप कप्तान बनाया गया। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखिएगा। आयुष महात्रे जो है अंडर-19 विश्व कप टीम का कप्तान बनाया गया, जबकि विहान मल्होत्रा को उप कप्तान बनाया गया। तो यहाँ पर आप लोग इसे याद रखिएगा और इसका आयोजन जो है जिम्बाब्वे और नामीबिया में संयुक्त रूप से 15 से 6 फरवरी के बीच में होगा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। बाकी यहाँ BCCI की बात करें तो BCCI की स्थापना 1928 में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष हैं देवजीत सेकिया जी थे, लेकिन हाल ही में मिथुन मिन्हास जी का भी नाम आया था। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलेंगे आज के अगला फैक्ट देखेंगे, अगले फैक्ट पर चलेंगे। अगला फैक्ट पढ़ेंगे हम लोग, इसमें यूपी स्पेशल भी हमारा शामिल है। तो पहला है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर दिल्ली में अटल कैंटीन का उद्घाटन किया गया। जी हाँ, आइए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अटल कैंटीन का उद्घाटन किया है। यह उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं, जी हाँ, 101वीं जयंती है, 101वीं जयंती के अवसर पर किया गया। इस योजना के अंतर्गत दिल्ली की ज़रूरतमंद और कामकाजी लोगों को महज 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
शहर भर में 45 अटल कैंटीन पहले से प्रचलन शुरू कर चुकी है। तो ये यहाँ पर जो भी सब शहर दिल्ली में ज़रूरतमंद और गरीब लोग होते हैं, कामकाजी लोग होते हैं, उनको मतलब सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए कैंटीन की शुरुआत की गई है। यहाँ जो हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। और यहाँ पर अटल जी की 101वीं जयंती, जी हाँ 101वीं जयंती से भी आप लोग रखेंगे, मनाई गई हाल ही में 25 दिसंबर को, और सुशासन दिवस भी उनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अब अगला हम लोग देखेंगे यूपी स्पेशल से संबंधित। जी हाँ, यूपी स्पेशल से संबंधित कुछ फैक्ट है यहाँ पर, हम लोग इसे क्लियर कर लेते हैं। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार वित्त वर्ष 2026 में पीएम कुसुम के तहत 40,521 सब्सिडी वाले सौर पंप उपलब्ध कराएगी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार वित्त वर्ष 2026 में पीएम कुसुम के तहत 40,521 सब्सिडी वाले सोलर पंप उपलब्ध कराएगी। पांडव नगरी हस्तिनापुर मेरठ के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के इस नगरी को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। जी हाँ, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि हस्तिनापुर जो कि महाभारत काल में बहुत की राजधानी भी रही है, तो उस जो कि मेरठ में है इस समय, इसको पौराणिक महत्व के कारण इस नगरी को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। फिर अगला देखेंगे कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 62,271 रूफटॉप सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिससे अब राज्य में 3 लाख सोलर का आंकड़ा पार कर गया है। जी हाँ, लखनऊ में अकेले 62,271 रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं, जिससे कि पूरे राज्य में इसकी संख्या 3 लाख से ऊपर हो गई है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने यूपी स्पेशल के भी 3 करंट अफेयर थे, उनको भी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के वन लाइनर के फैक्ट पर। जी हाँ, वन लाइनर डिस्कस करेंगे। वन लाइनर में हमने आज 6 क्वेश्चन रखे हैं और वन लाइनर को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो वन लाइनर का पहला सवाल है कि पहला मेड इन इंडिया एमआरआई स्कैनर किसके द्वारा विकसित किया गया है। जी हाँ, पहला मेड इन इंडिया एमआरआई स्कैनर किसके द्वारा विकसित किया है, तो ये हमारे जोहो के द्वारा। जी हाँ, जोहो के द्वारा विकसित किया गया, इसे आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में 33 सालों बाद किसे पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया है, तो इसे गुजरात को किया गया है। जी हाँ, जबकि आप जानते हैं टाइगर स्टेट जो है इसे शेरों का भी घर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गिरी नेशनल पार्क, वहाँ पर शेरों की संख्या पाई जाती है, तो इसलिए हाल ही में से 33 सालों बाद टाइगर स्टेट की दर्जा भी गुजरात को दिया गया। और सबसे ज़्यादा टाइगर की बात करें तो हमारे एमपी में है, जहाँ पर 785 टाइगर हैं। हमारे यूपी में 205 टाइगर हैं। और पूरे भारत की बात करें तो यहाँ पर 3682, जी हाँ 3682 टाइगर पूरे भारत में पाए जाते हैं। और टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो 1973 में स्टार्ट किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, इतना फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे कि माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई, तो यह उदय माहूरकर के द्वारा लिखी गई। इसे आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देखेंगे कि विश्वबंधु सेन, जी हाँ विश्वबंधु सेन किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो यह त्रिपुरा के थे। जी हाँ, त्रिपुरा राज्य के अध्यक्ष थे। जी हाँ, त्रिपुरा राज्य के अध्यक्ष थे। फिर अगला देखेंगे कि किस राज्य ने पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया है, तो यह बिहार ने शुरू किया है। बिहार राज्य है, जहाँ के सीएम 10वीं बार हमारे नीतीश कुमार जी बने हैं हाल ही में, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और अगला देखेंगे COP17 जैव विविधता सम्मेलन का 17वां पक्षकार कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो यह येरेवान आर्मेनिया में आयोजित किया जाएगा। जी हाँ, 2026 में येरेवान आर्मेनिया में आयोजित किया जाएगा। और हाल ही में इसने लोगो जारी किया है जो कि एरिवान एनोमलस ब्लू है। जी हाँ, एरिवान एनोमलस ब्लू एक लोगो जारी किया है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और भी आप लोग जानते हैं COP30 का सम्मेलन कहाँ हुआ। COP30 का सम्मेलन अभी हाल ही में हमारे ब्राज़ील में हुआ था, बेलम डी पारा में। इसे आप लोग याद रखिएगा, ब्राज़ील बेलम डी पारा में हुआ था, तो इसे आप लोग याद रखिएगा COP30 का सम्मेलन। तो यहाँ हम लोगों ने वन के सारे फैक्ट क्लियर कर लिए। अब हम लोग चलेंगे आज के स्टैटिक जीके के पोर्शन में। आज हमने स्टैटिक जीके में फिर से भारत की खनिज का हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हमने लौह अयस्क हो गया, तांबा हो गया, बॉक्साइट हो गया, तथा मैंगनीज के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और आज हम जो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है अभ्रक, जी हाँ इस यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं हमारे एग्जाम में। तो आज हम अभ्रक के बारे में चर्चा करेंगे हमारी स्ट्रेटेजी के। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे ज़्यादा उत्पादन जो हमारे आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में होता है। जी हाँ, इन 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर राजस्थान, तीसरे नंबर पर झारखंड अभ्रक का उत्पादन होता है। भंडार की बात करें तो भंडार में सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही होता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। यहाँ पे स्थान बदल जाता है भंडार में पहले स्थान पर राजस्थान आ जाता है, फिर दूसरे पे आंध्र प्रदेश चला जाता है। उत्पादन में पहले आंध्र प्रदेश, दूसरे पे राजस्थान होता था, तो इसे अभी आप लोग याद रखिएगा।
तो यहाँ पे आइए हम कुछ प्रदेशों में जो जहाँ के कुछ जगह हैं जहाँ पे इसका उत्पादन होता है उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि कभी कभी मिलान के रूप में या पूछ लिया जाता है। तो आंध्र प्रदेश में अदरक का उत्पादन हमारे नेल्लौर में होता है तथा विशाखापट्टनम में मुख्य रूप से होता है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में कोडरमा में होता है, गिरिडीह में होता है, हजारीबाग में होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा इन 3 जगहों पर ज़्यादातर उत्पादन होता है अदरक का। अन्य क्षेत्रों की बात करें तो अन्य क्षेत्र में बिहार के गया, मुंगेर में भी अदरक का उत्पादन होता है, उड़ीसा में भी होता है थोड़ा बहुत, और कर्नाटक में भी होता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि सबसे ज़्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, भंडार में सबसे ज़्यादा राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। बाकी सभी प्रदेशों में किन किन जगहों पे इसका उत्पादन होता है इसके बारे में भी जान लिया। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि भारत बड़ी सीटों वाले अदरक के उत्पादन में एकाधिकार रखता है। जी हाँ, जो बड़ी सीटों वाले अदरक होते हैं उनमें इस भारत का उत्पादन सबसे ज़्यादा है, और विश्व के कुल उत्पादन में लगभग 60% का, जी हाँ बहुत बड़ी, 100% उत्पादन में लगभग 60% भारत में उत्पादित किया जाता है। भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, योगदान देता है। और भारत में अदरक का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और इसका जो प्रयोग है या विद्युत उपकरणों उद्योगों में किया जाता है। बिजली का कुचालक होता है और गर्मी प्रतिरोधी होता है। जी हाँ, या विद्युत का कुचालक होता है और गर्मी प्रतिरोधी होता है। जी हाँ, जैसे आप लोग देखते होंगे जो प्रेस में कभी कभी नीचे लगा होता है वो एक अभ्रक का टाइप का ही होता है, तो यह विद्युत का कुचालक होता है। इसे आप लोग जानिए, हमारे एग्जाम में कभी कभी पूछ भी लिया जाता है, और गर्मी प्रतिरोधी भी है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। और इसका उपयोग जो है विद्युत उपकरण उद्योगों में किया जाता है। तो यहाँ हम लोगों ने स्टैटिक जीके का पॉइंट क्लियर कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के लास्ट सेगमेंट पे। जी हाँ, कल क्वेश्चन ऑफ द डे में, तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे में हमने पहले हम कल का कुछ उत्तर आप लोगों को बता देते हैं। कल हमने पूछा था सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है 28 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ था, और वर्तमान में जस्टिस सूर्यकांत, जी हाँ जस्टिस सूर्यकांत ही हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जिन्होंने बी आर गवई का स्थान लिया है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि हमारे वर्तमान में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं हमारे सूर्यकांत जी हैं, और इन्होंने ही, और हमारे सुप्रीम कोर्ट में कुल 33+1 कुल 34 सीजीआई मौजूदा हालात में हैं, और 34 न्यायाधीश जो हमारे हैं, जिसमें 33 न्यायाधीश तथा 1 मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे में, और आज का हमारा क्वेश्चन है कि भारत का छोटा नागपुर पठार, जी हाँ भारत का छोटा नागपुर पठार किसके लिए जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन देख देते हैं। लौह अयस्क उत्पादन के लिए, कोयला उत्पादन के लिए, तांबा उत्पादन के लिए और अभ्रक उत्पादन के लिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। जी हाँ, इसका आंसर आप लोग हमारे इस कमेंट बॉक्स में दीजिए कि छोटा नागपुर पठार किस लिए भारत को जाना जाता है, तो इसे आप लोग बताइएगा। और तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जीएस विद प्रेम के चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, और साथ ही इसका बेल आइकन भी दबाएं, ताकि इसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे। हमारी इस क्लास से जुड़िए। यहाँ पर सभी 10 से 20 मिनट के अंदर में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यूपी स्पेशल तथा स्टैटिक जीके के पोर्शन को कवर कराया जाता है। फालतू की बातें नहीं होती हैं, यहाँ पर वही कराया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। तो इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस विद प्रेम के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और वहां से आप हमारी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और जल्द ही हम लोग नए साल से जीएस का भी क्लास लाने जा रहे हैं, जिसमें लेखपाल और यूपीएसआई, होमगार्ड से संबंधित सभी ऐसे उसमें सवाल होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।